हेलो एवरीवन एंड वेलकम अवर यूट्यूब वीडियो। और आज हम लोग कर रहे हैं सिविक्स के नागरिक शास्त्र का जो हमारा यूपीएलटी ग्रेड में आने वाला है, और जीआईसी के लिए पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं इसको। और हम लोग कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और एमसीक्यू जो श्योर शॉट आपके एग्जाम में आएंगे। और क्वेश्चंस जो होंगे आपके वो थोड़े बड़े हो सकते हैं इस वीडियो में, बट वो आपके कई सारे क्वेश्चंस को एक समावेश करके बनाया गया है। एक्सप्लेनेशन आपको ऐड के इसलिए किया गया है कि आप बाद में इसको पढ़ सकें और जिससे आप नोट्स बना सकें या लास्ट टाइम रिवीजन कर सकें। ये लास्ट टाइम रिवीजन ही सीरीज एक प्रकार से है जो आपको फ़ायदा करेगी एग्जाम में एलटी ग्रेड के और उसके साथ में यूपीजीआईसी के एग्जाम में। यहाँ पॉलिटिकल साइंस किसी एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस आए, आप इस क्वेश्चन को कहीं भी आप सॉल्व कर सकते हैं और आपके एनहेंसिंग करेगा नॉलेज को एक प्रकार से। और इसके साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और आपको जो पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं इसी चैनल पे आपको मिल जाया करेंगी, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं पॉलिटिकल मंत्रा में, जिसमें आपको नोट्स अपडेट्स मिल जाते हैं टाइम टू टाइम, एंड क्विजेज भी आपको मिलेंगी। और इसके जितनी भी हम लोग यूट्यूब वीडियोस की सेशन होते हैं उनका हम लोग पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं, जिससे आपको वहाँ अवेलेबल हो जाती हैं। स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि इससे पहले भी हमने कुछ पार्ट किए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं चैनल पे जाके। और इस वीडियो का जो मेन मकसद है, आपके क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल हो सकता है अब, इसलिए क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आपको पता है, टफ लेवल से आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है। और इसके साथ में आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चनों का समावेश देगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के आपके स्क्रीन के सामने। लोकसभा और उनका लोकसभा अध्यक्ष पूछना, ये आपके प्री में 12 अक्टूबर को पूछा गया था। ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपके जीएस सेक्शन में भी आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे, क्योंकि हम लोग पॉलिटी का ही सेशन लेके चल रहे हैं एक प्रकार से, तो आपका समावेश करके चल रहे हैं। जैसे कि आपसे पूछा है लोकसभा अध्यक्ष और उनके कौन कौन अध्यक्ष रहे, कितना कार्यकाल, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप बताना है 11वीं, 12वीं, 14वीं और 17वीं लोकसभा आपको बतानी है कि कौन कौन था उसमें से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। अब ए कैसे होगा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो ए है मतलब 11वीं लोकसभा में थे वो पी एस संगमा थे। 12वीं लोकसभा में आपके थे जीएमसी बालयोगी थे। उसके बाद में 14वीं लोकसभा में सोमनाथ चटर्जी थे। और आपकी 17वीं लोकसभा में ओम बिरला, जो अभी करंटली 18वीं लोकसभा में भी यही है। ये नोट आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके साथ हम लोग देखेंगे कुछ क्रम जिससे आपको याद रहे चीज़ें। और पूछता है पार्टी किससे संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट आपको याद रखना है जीवी मावलंकर थे, ठीक है। ये रहे आपके, इनको आपको याद रखना है। फर्स्ट नंबर के तो बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। कार्यकाल याद कर लीजिए और किस पार्टी से संबंधित सबसे पहले नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन मैंने इतना ऐड कर दिया है कि आपको बहुत इनहेंस होगा नॉलेज का, कि आप नोट्स अपने बना सकते हैं इससे। इससे फर्स्ट एंड सेकंड जो है एम ए आयंगर थे, क्योंकि जीवी मावलंकर के बाद जस्ट एम ए आयंगर थे। वो भी 1956 में ज्वाइन करते हैं। उसके बाद हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। देखिए आईएनसीज रहे हैं फिफ्थ नंबर तक, यानी एन संजीव रेड्डी, जीएस ढिल्लो फिर फिफ्थ नंबर पे ही बनते हैं। बी आर भगत भी रहते हैं, फिर एन संजीव रेड्डी जो आते हैं आपके जनता पार्टी से। ये आपको याद रखना है कि यहाँ चेंजमेंट होगा, ये मोरारजी देसाई आपके पीएम बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ठीक है, जनता पार्टी का जाएंगे। फिर के एस हेगड़े बनते हैं जनता पार्टी से। बलराम झाकड़ बनते हैं आईएनसी से। साथ एट्थ नंबर पे बलराम झाकड़ आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1985। रवि रॉय उसका जनता दल से, शिवराज बी पाटिल। और 11th नंबर जो आपसे पूछे गए पी ए संगमा। फिर आपका जीएमसी वाले होगी टीडीपी से थे। उसका जीएमसी बाली होगी टीडीपी से थे। उसके बाद मनोहर जोशी शिवसेना से थे। सोमनाथ चटर्जी सीपीएम सीपीआई से थे, मार्क्सिस्ट से। उसके बाद मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन। पहली महिला कौन रही है अध्यक्ष, मीरा कुमार, ये आपको याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है, पूछे गए हैं क्वेश्चन में। दूसरी महिला थी सुमित्रा महाजन। ओम बिरला 17-18 नंबर पे हो गए, 2 बार तो ये हो गए, ठीक है, लास्ट में। इनको आपको याद रखना है। पूछे गए 11 नंबर तो पी एस संगमा, जीएमसी बाली होगी। इनकी आप पार्टी को थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला आप याद रख सकते हैं 6th नंबर वाले। एन संजीव रेड्डी की जो पार्टी रही वो मोरारजी देसाई 77 में, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। उससे पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ द फजल अली कमीशन। अब फजल अली कमीशन क्यों पूछा गया इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सबको बताना है कि कौन कौन से मेंबर थे। के टी साहब, के एम पढ़कर, पी सीतारमैया या हृदयनाथ कुंजरू थे। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि आपके जो के एम पढ़िकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। आइए समझते हैं इसको। ये भी 12 अक्टूबर को आपको पेपर में आया था, क्योंकि यूपी पीसीएससी पेपर करा रहा है तो इसलिए मैंने वही लिया है। राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, बना क्यों था, क्योंकि भाषाई मुद्दा उठ गया था काफ़ी ज़्यादा कि किस तरीके से स्टेट का फॉर्मेशन या फिर उसको बनाया जाए सीक्वेंसिंग में। तो फजल अली आयोग इसको हम लोग कहते हैं। ये स्थापना हुई थी 1953 में।
भाषाई दर पर राज्यों के पुनर्गठन की प्रश्न की जांच के लिए बनाई गई थी 3 सदस्यीय निकाय। अध्यक्ष से फजल अली, ध्यान रखना आपको, सदस्य थे के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। अब रीजन क्या था कि उसमें आंध्र प्रदेश में इसका मुद्दा उठा और वहां पर फिर स्टेट बनाया गया, तो उसके लिए फिर 1953 में कमेटी बनाई। इससे पहले 2 कमेटीज बनी थी, उन्होंने मना कर दिया था, धारा आयोग और आपका जेबीपी कमेटी बनी थी, जिन्होंने भाषाई मुद्दे को मना कर दिया था। इन्होंने भाषाई मुद्दे को कहा था, उसकी वजह से स्टेट बनते हैं। आपसे पूछा समितियों के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन काफ़ी बार सिंगल लाइनर में पूछ लेता है, वन लाइनर फॉर्मेट में, कि किस संविधान से कौन कौन रिलेटेड था, उसका अध्यक्ष कौन था। जैसे संघीय संविधान समिति, प्रक्रिया नियम समिति, प्रारूप समिति और मौलिक अधिकार की उप समिति का कौन कौन था। तो आपको बताना है इसमें से संघीय संविधान प्रक्रिया नियम कौन बनाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके साथ में इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। देखिए, इसको याद रखने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप प्रारूप समिति को सब लोग जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी में तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समझते हैं, बट प्रक्रिया नियम कौन बनाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो अध्यक्ष थे उस समय। मौलिक अधिकार की याद रखना, उप समिति में जेबी कृपलानी थे और संघीय संविधान समिति में जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, यूनियन जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे और फंडामेंटल राइट सब कमेटी के जेबी कृपलानी हो जाएंगे। हो सकता है कि आपसे और भी कमेटीज पूछे, बट आपको इतनी तो मेन जो मुख्य कमेटीज हैं उनको आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज करेक्ट रिगार्डिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और पंचायती राज से क्वेश्चन आना ही जरूरी है, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है और हर एग्जाम में कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन इससे बनाता ही है। पूछ रहा भारत में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में आपको बताने कौन कौन से कथन सही है। आपसे पूछा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ये आपसे पूछा है। सेकंड पूछा है पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में से 1/4 स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अब देखिए, हो सकता है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप देख रहे हो आंसर, बट आप पॉज करके भी आंसर सोच सकते हैं या कमेंट सेक्शन में देते जाइए। होगा क्या कि आपका प्रैक्टिस से ज़्यादा बेहतर होता रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि 5 वर्ष का तो कार्यकाल होता है, बट यहाँ 1/4 नहीं होता, यहाँ 1/3 होता है, यानी 33% रिजर्वेशन। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, सही पूछे गए हैं तो आपका ओनली 1 हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत इज फिक्स एट 5 ईयर, ये आर्टिकल कौन सा है, 243E में दिया गया है। यहाँ पे होता है 1/3 रिजर्वेशन, SC ST महिलाओं को भी उस कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है। तो ये 25% नहीं होगा, ओके। उसका बाद अगला क्वेश्चन है, संसद में वित्तीय समिति कौन कौन सी है। फाइनेंशियल कमेटी इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोक लेखा कमेटी, इसे हम लोग कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें 22 मेंबर हैं। एस्टीमेट कमेटी, उसका पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। तो आपको बताने कौन कौन सी हैं, इसका जो आंसर होगा बी होगा, यानी कि 3 आपकी कमेटीज होती हैं इसमें, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखिए, ये होती हैं लोक लेखा कमेटी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की जांच करती है। पहला ध्यान रखना है आपको, कैग की जो रिपोर्ट आएगी वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के थ्रू होगी जांच। प्राक्कलन कमेटी बजट में शामिल अनुमानों की जांच करती है और सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता के सुझाव देती है। फिर आपके सार्वजनिक, ये बजट संबंधित है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि जैसे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन करता है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी PAC सबसे पुरानी समिति है। फिर प्राक्कलन कमेटी क्या करती है, बजट में शामिल अनुमानों की जांच करती है। तो आपसे पूछेगा बजट में शामिल अनुमानों के लिए कमेटी कौन सी होती है, तो प्राक्कलन कमेटी। सार्वजनिक क्षेत्रों को जैसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होते हैं, आपकी रिपोर्टों और लेखाओं की जांच कौन करता है, सार्वजनिक उपक्रम कमेटी करती है। तो आपने देखा 3 क्वेश्चन आपसे एक साथ में बन सकते हैं, तो अलग अलग मैंने डायमेंशन को लेकर एक्सप्लेनेशन को ऐड कर दिया, जो इसकी PDF टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपसे पूछा कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आपको ये बताना है कि जब संविधान बना तो उस समय कितनी भाषाएं थी, आज की डेट में कितनी भाषाएं, दिखता है आपको कितना पता है इसके बारे में। हम लोग इसमें देखते हैं थोड़ा सा कौन कौन सी 8वीं भाषा में नहीं है। नेपाली, डोगरी, बोडो, भोजपुरी। अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो कौन सी नहीं है, तो भोजपुरी ऐसी भाषा है जो आपकी शामिल नहीं है, यानी 20 का आंसर होगा। कौन कौन सी भाषाएं हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। देखिए, बता दिया है, इस अनुसूची में 14 भाषाएं थी टोटल, अब हो गई हैं 22 भाषाएं। नेपाली आपकी कब जोड़ी गई, 8वीं अनुसूची में शामिल होती है 1992 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। डोंगरी आपकी जोड़ी जाती है 2003 के 52वें संविधान संशोधन से। डोगरी बोडो को 2003 के 92वें संविधान संशोधन से जोड़ा जाता है। भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। तो आपने देखा इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो आपकी थी, नेपाली वाली, मणिपुरी और कोंकणी आपकी 71 से आई थी, ठीक है, याद रखना आपको। और टोटल 14 थी उसमें, 22 होंगे, 8 जोड़ी गई हैं, ठीक है। सबसे पहली कौन जोड़ी, संथाली जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा, सॉरी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद में आपसे पूछता है राष्ट्रपति के कार्यकाल से बताना है आपको। ये काफ़ी और क्वेश्चन पूछा था कि अंतिम से
ऐसा लगाया सकता है प्रारंभ से अंतिम के बीच में, या फिर कुछ के नाम दे दिए जाएंगे उनको सीक्वेंस जैसे इसमें दिया गया है, नीलम संजीव रेड्डी, के आर नारायण एंड एपीजे अब्दुल कलाम के बाद कौन कौन आया, ऐसे आपको बताना है। तो आप समझेंगे इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि 1423। नहीं, देखते हैं कैसे। जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो आपके 1977 से 82 तक रहे। आर वेंकट रमन रहे 1987 से 1992 तक। के आर नारायण 1997 से 2002, और एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 के बीच रहे। तो ये आपके रहे हैं राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति सभी याद कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। लोकसभा अध्यक्ष, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद में आपसे उपराष्ट्रपति, कितने उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने वो भी पूछ सकता है आपसे, ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ में आप वित्त आयोग को याद कर सकते हैं। ठीक, इतने सारे, बहुत सारे आयोग हैं बट इतने मिनिमम आपको पता होने चाहिए। आपसे फिर पूछता है अनुसूची और विषय, यानी कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। इससे क्वेश्चन आने ही हैं, जीएस पार्ट में भी आ सकते हैं, और उसमें तो आने ही जीएस में एक दो क्वेश्चन, बट आपके मेन पार्ट में आपको पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलेंगे, जैसे हम लोग सिविक्स या नागरिक शास्त्र भी कह सकते हैं। 7 शेड्यूल, 8 शेड्यूल, 9 शेड्यूल एंड 10 शेड्यूल आपको बताना है। तो अगर आप जानेंगे 10 शेड्यूल जोड़ेगी जो हमारी 52वें संविधान संशोधन से, तो इसका था डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन पे, यानी दल बदल के लिए जोड़ेगी, तो 10 का 2 होना चाहिए, डी का 2, तो एक ही आंसर आपको दिखता है, ए का 3 हो जाएगा। नहीं, सेवन्थ कौन सी आपकी काम करती है, यूनियन स्टेट एंड गवर्न कॉन्करेंट लिस्ट बताती है, यानी कि हमारी केंद्र की सूची है, राज्य की सूचियाँ और समवर्ती सूची के बारे में बताता है। 8 शेड्यूल हमें क्या बताती है, आपकी लैंग्वेजेस के बारे में बताती है, जो हम पिछले क्वेश्चन हम लोग करके आ रहे हैं। और आपका 9वीं अनुसूची क्या बताती है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, जो पहले संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई 9वीं अनुसूची। वही मैंने लिख दिया 7 शेड्यूल, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, 8 शेड्यूल द लैंग्वेजेज, 9 शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, एंड देन 10 शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी दल बदल कानून से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना उपराष्ट्रपति संबंधित कौन कौन सी कथन सही है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। द वाइस प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ऐसा आप जानते नहीं होते हैं, तो आप ये दो हटा सकते हैं। और पूछा कौन सा कथन सही है, तो आपका डी ओनली सही हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, बट हो सकता है ना पता हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टिपिकल हो सकते हैं, क्योंकि ये लेनर बना सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट बना सकता है क्वेश्चन। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, संविधान के अनुच्छेद कौन से में, अनुच्छेद 64 के अनुसार। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, हालांकि राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, पर राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो राज्यसभा सदस्य बनने की ही होती है एक प्रकार से। आपसे पूछ रहा है भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर विचार करिए, उन्हें पहले से अंतिम कालानुक्रम में लगाइए। और क्वेश्चन चुनाव आयोग से इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये हमेशा ट्रेंडिंग मुद्दा रहता है, कहीं कुछ समस्या आ गई, जैसे एसआईआर का मुद्दा चला, तो हो सकता है एसआईआर ना पूछ के आपसे चुनाव आयोग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ ले। जैसे ये पूछा है कि आपको बताना है कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन एंड देन वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल एंड नोटा, इसको सीक्वेंस बताना कौन पहले कौन बाद में आया। तो आप ये समझ लीजिए कि वीवीपैट एंड में आया, उसके पहले नोटा आया 2013 में, इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम कब आया, और 1992 के आसपास आया आपका वोटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड आई। तो आप देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा डी 2143। देखते हैं कैसे, इसको थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा जितने मैंने हाईलाइटेड पार्ट कर रखे हैं। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो आपका ही थी 1982 में, केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो आप याद कर लीजिए, ईवीएम का सबसे पहले इस्तेमाल 1982 में केरल में हुआ। फिर इपिक जो आपका बना वो 1993 में शुरू हुआ, जब टीएन शेषन का कार्यकाल चल रहा था। जो होता क्या था कि उस समय फोटो नहीं थी, तो कोई भी किसी का वोट दे के चला है तो पता नहीं चल रहा है, तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड लाया गया। नोटा का विकल्प लाया गया 2013 में लागू किया गया, जिससे मतदाताओं को आधिकारिक तौर पर सभी उम्मीदवारों के लिए अस्वीकृति का वोट देने का वर्क किया जाए। फिर मतदाता आ गया, वीवीपैट जिसे हम लोग कहते हैं, वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रायल 2013 में लागू किया गया था, पर 2019 के आम चुनाव में पूरी तरह से लागू किया गया। यह मतदाताओं को सत्यापित करने के लिए एक पेपर ट्रेल देता है कि उनका वोट सही तरीके से डाला गया। जब भी आप वोट डालने जाएंगे या आपने डाला होगा तो आपने देखा होगा उसका एक पर्ची दिखाई देती है, वही वीवीपैट का एक प्रकार है। पहले ओनली आती थी वीप, उसका एक पर्ची आएगी, कुछ सेकंड के लिए आपको दिखेगा कि हाँ आपने वोट दे दिया जिसको, उसका वो पेपर उसी पर्ची सेव हो जाएगी उसी जगह, उसी बॉक्स में। उसके लिए वीवीपैट इस्तेमाल किया गया।
फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि आपको बताना है कि जो इनकी डेट्स है, यानी नेशनल वोटर डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे या ह्यूमन राइट डे, इनका कौन सा नॉट करेक्टली मैच है। देखिए आपको क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं भी पूछेगा, है भी पूछेगा, सत्य भी पूछेगा, असत्य भी पूछेगा। तो देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को कि सीक्वेंसिंग क्या, ये भी 12 अक्टूबर को आपको पूछा गया। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, बस आपका ये होना चाहिए, ये नहीं आपका बायसनेस होना चाहिए, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उसी में आना चाहिए एग्जाम। देखिए क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है, बट आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन का हम कितना कर पा रहे हैं। आपका पॉलिटी पार्ट है, पॉलिटी पार्ट में कहीं से भी आ सकता है पेपर, तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। जैसे नेशनल वोटर डे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाती है तो जानते हैं, 26 को मनाते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं। उसके बाद इसको मनाते हैं 26 जनवरी, सॉरी एक मिनट, आई थिंक सी आंसर होगा इसका, मैं देखता हूँ इसमें, 26 नवंबर, सॉरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान दिवस आपका मनाया जाता है 26 नवंबर को। और मानवाधिकार दिवस आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद में विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अभी आपको थोड़ा सा पार्ट पूछ सकते हैं कि आईआर से रिलेटेड कर सकता है, क्योंकि हम लोग आईएमएफ पढ़ते हैं और वर्ल्ड बैंक को भी पढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर सेटअप टुगेदर एंड पॉपुलरली नोन एज द ब्रेटन वुड ट्विंस, एंड द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक आर लोकेटेड एट वाशिंगटन डीसी एंड न्यूयॉर्क रेस्पेक्टिवली। तो बता रहा है कि विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई थी, जिन्हें हम लोग कहते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से। और दूसरा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व मुख्यालय का अलग अलग जगह, मतलब वाशिंगटन डीसी में, एक न्यूयॉर्क में स्थित है। तो आपको जो सही होगा वो एक होगा। ये देखते हैं कैसे। जो आपका वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ है, ये ट्विंस कहते हैं हम लोग इसे, ब्रिटेन ब्रेड ट्विंस के रूप में जाना जाता है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के रूप में। उसके बाद में हेम्सपायर में इसका सम्मेलन हुआ था, उसके द्वारा आया था, ब्रेटन वुड ट्विन हो गया। इसके बाद में हम लोग इसको समझते हैं, जो दूसरा कथन है उसका, ओनली दोनों का जो हेडक्वार्टर है ना, वो वाशिंगटन डीसी में ही है, न्यूयॉर्क में नहीं है इसका। तो आईएमएफ आपका और वर्ल्ड बैंक जो आपका है वो वाशिंगटन डीसी में है। तो आपका पहला सही हो गया, दूसरा इसमें रॉन्ग हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट से क्वेश्चन है आपका। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में आपको बताना है कि आर्टिकल 109 है, और एक पूछ रहा है आपसे, ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में बी कॉल टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखा जाए तो आर्टिकल 108 इसकी प्रावधान करता है। उसके साथ में ये सही है कि आपका सेकेंड की ज्वाइंट सिटिंग, तो ये किसी लॉ को पास करने के लिए। संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, सॉरी, इसे मैंने पढ़ा नहीं। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में भी कॉल्ड तो पास कॉन्स्टिट्यूशन बिल नहीं है, नॉर्मल बिल पास करने के लिए होती है। इसका हो जाएगा आर्टिकल 108 के अंतर्गत दिया गया है, 109 नहीं इस पे है। और उसके बाद में आपका सेकंड जो था, 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से अलग अलग पास होना पड़ता है विशेष बहुमत से। यदि ऐसे विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति होती है तो विधेयक अमान्य हो जाता है। गतिरोधों को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो 368 ऐसा आर्टिकल कहता है, सॉरी फॉर टिक करने के लिए, मैंने उसको पढ़ नहीं पाया था, मैंने लिखा अमेंडमेंट बिल ओनली, बिल पढ़ा मैंने। तो अमेंडमेंट बिल आपका ज्वाइंट सिटिंग से नहीं पास हो सकता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आधुनिक लोकतंत्र राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्य हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है, आपसे ये पूछ रहा है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर क्रूशियल फॉर द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फंक्शनिंग ऑफ अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। एंड द सेकेंड इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। आपसे पूछ रहा है कि आशासन रीजन का जो उद्देश्य है, क्या दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रही है, आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें सही बता रही हैं। जैसे आज की डेट में, मॉडर्न डे में, राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्य हेतु निदेशक हेतु सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। और उसके साथ में आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र की स्थापना करना ही नए सिद्धांतों का मूल उद्देश्य भी, जैसे हमारे यहाँ डीपीएस भी दिए गए हैं। तो ये दोनों आपके करेक्ट है, तो आपका आंसर होगा डी। इसीलिए मैंने दे दिया इसका डेटा कि डीपीएस भी देश के लिए, शासन के लिए हो जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल स्फीयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया ये आपसे आर ओ का जो पेपर हुआ था उससे भी पूछा गया। तो हमने पीसीएस के क्वेश्चन कुछ लिए हैं जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो सके और क्वेश्चन का आप लेवल समझ सकें कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपको हल करके जाने चाहिए। और हो सकता है एक क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन सीखने को मिले। जैसे इस क्वेश्चन से आपको डेट्स पता होनी चाहिए। क्रोनोलॉजिकल वे में पूछा गया, अगस्त पहले आया, कुछ आए थे हमारे, अगस्त प्रस्ताव, कृषि मिशन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन योजना,
तो इनको आपको बताना, सीक्वेंसिंग बताना कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इसका आंसर जो है वो ए है, यानी आपका जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसका क्रिप्स, क्रिप्स बाद में शिमला, एंड शिमला के बाद कैबिनेट मिशन। देखते हैं इसको। अगस्त प्रस्ताव आपका आता है अगस्त 1940 में लॉर्ड लिंडथिको के द्वारा लाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए पेश किया गया था। फिर आपका है क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत भेजा गया, जिसका उद्देश्य था युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट की पेशकश करना। शिमला सम्मेलन होता है लॉर्ड बेवेल के द्वारा। लॉर्ड बेवेल द्वारा भारतीय राजनीतिक दलों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति बनाने के लिए और एक अंतरिम सरकार बनाने का उद्देश्य से किया गया था। देखा जाए तो धीरे धीरे ये डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रयास करे, जो हम लोगों ने बहुत पहले मांग की थी। अब हम लोगों का कि जो आपसे पहले मांगा था आपने दिया नहीं इस चीज़ को लेकर, तो अब वो देने का प्रयास करे। तो फिर कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946 में, भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार करने, सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संविधान सभा गठन पर चर्चा करने के लिए भेजा गया था कैबिनेट मिशन। तो आपको इससे पता चलना चाहिए कि जो हमारा संविधान का धीरे धीरे विकास वो कैसे हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगस्त प्रस्ताव आया, जैसे मुझे क्रिप्स मिशन आया, ये तो क्रोनोलॉजिकल में पूछ लेगा, या पूछ लेगा किस ईयर में आया। तो आपको पता होनी चाहिए कि अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, एंड शिमला सम्मेलन 1945, एंड द कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 50 यानी 15, आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(2) यानी आर्टिकल 17। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी आर्टिकल 16(2). क्या कहता है इसके बारे में? अगर आप क्लॉज पढ़ेंगे, यानी 16 आर्टिकल सभी लोग पढ़ लेते हैं, बस 16(2) में लिखा गया है कि सार्वजनिक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों के मामले में भेदभाव का निषेध करता है। या नीचे 16(1) द्वारा दी गई अवसर की समानता को सुनिश्चित करता है। यानी 16(1) में है अवसर की समानता, यानी कि सबको बराबर का आने का मौका, बट किसके आधार पर नहीं किया जाएगा? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। जबकि अनुच्छेद 16(2) में इसका अतिरिक्त वंश और निवास के आधार पर भी निषेध शामिल है, विशेष रूप से सरकारी नौकरियों के संबंध में। अब कहेंगे कि अब इतने सारे जो है ना वो आपको पता होने चाहिए। कभी पूछ लेता है कि 16(2) में क्या क्या दिया है, कि देखिए 16(2) में वंश और निवास एक्स्ट्रा है, और धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान तो सभी में लगभग कॉमन है 15-16 में। बस आपको देखना है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान तो हो गई, वंश और निवास हो जाएगा 16(2) में सरकारी नौकरियों में। ठीक है, हम लोग कहाँ से पढ़े हैं चीज़ों को? देखिए सभी लोग लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे या कुछ बताएंगे, ठीक है। बट आप अगर आप देखेंगे सोर्स बेयर एक्ट हमारा, तो इसलिए है क्योंकि बेयर एक्ट होता है एक प्रकार से संविधान की मूल प्रति की कॉपी होती है वो। उसमें क्या होता है, डिटेल्स थोड़ी अच्छे से लिखी होती है, और जो वो लैंग्वेज लिखी है वही इसमें पूछा। देखिए आप देखेंगे भी ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो उसी लैंग्वेज से पूछा जाएगा जिस लैंग्वेज से आपको दिया है। जैसे राज्य के अधीन किसी नियोजन पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा ना इससे विभेद किया जाएगा। 16(1) में क्या दिया? 16(2) है, 16(3) है, 16(4) है, 16(4) का है, 16(4) खा है। ये आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर सब क्लॉजेज हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना आपको पता होना चाहिए। अब वीडियो को पॉज करके भी आप नोट ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए? आर्टिकल भाग 15, भाग 14, भाग 16, भाग 17। तो आप जानते हैं भाग 14 में दिए गए हैं, सॉरी भाग 15 में। भारतीय संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। इसमें भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों का चुनाव के संचालन से संबंधित प्रावधान किए गए। भाग 15 निर्वाचन आयोग, तो आर्टिकल 324 ही पूरा दिया गया है। इसको आप थोड़ा पढ़ सकते हैं क्योंकि 324 पूछा जाता है आपसे। इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए, देखिए किसके किसके प्रत्येक, देखिए संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए, यानी कि हो गए आपके दोनों, यानी कि जो हमारे लोकसभा के चुनाव हो गए उसका संसद के दोनों हो गए, राज्यसभा, विधानसभा, ये सॉरी राज्यसभा, लोकसभा, और राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों के जो 4 के चुनाव हो गए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयारी करने का। और क्या पूछता है, निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करेगा? एक आयोग में निहित होगा, जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। तो इसी को हम संविधान मतलब संविधान के अंदर निर्वाचन आयोग कहा। किसके किसके चुनाव कराता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पंचायतों का जो चुनाव है, ये पूछ सकता है आपसे, पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। ठीक, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो आपसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा किस विषय पे की है, जीवी मावलंकर थे आपके, गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे।
वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय लोकतंत्र में संसदीय प्रक्रियाओं को स्थापित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुछ आपकी सीक्वेंसिंग जो आपको पता होने चाहिए, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये शुरुआत से ही आपने देखा होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो आपका करेक्टली मैच नहीं, जैसे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, क्षमता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप देखेंगे कि इस धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपसे 25 से 28 के बीच में दिया गया है, यही रॉन्ग हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हमारी नहीं धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में दिया गया, और 23-24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन से संबंधित है। तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन से आपको कितने मिले। देखिए, समता का अधिकार पता होना चाहिए 14, 15, 16, 17, 18। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार यानी अल्पसंख्यकों को भी इसमें मिलता है 29-30 में। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 90 से 22 तक। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा, जिसमें रिट जारी की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इस साथ हम लोगों ने की क्वेश्चन आज के, और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर फीडबैक में बताइएगा। इससे पहले अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो आप वीडियो पे जाके या प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो आपके दोस्त हों जो तैयारी कर रहे हैं इस विषय को लेकर, उनको आप भेज सकते हैं। इसके साथ में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, पॉलिटिकल मंत्रा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।